स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही साथ एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी नजर आ रही है, इसका भी अपडेट आपको देंगे। खबरों के लिहाज से और नतीजों के दम पर एक्शन कहां दिख सकता है, और इसके अलावा उन तमाम खबरों और नतीजों पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत सबसे पहले करते हैं एशियाई बाजारों से। और हम देख रहे हैं काफी मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं। अगर एक्सजेक्स निफ्टी देखेंगे तो वो करीब 62 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कोरिया के बाजार भी करीब 12 अंक नीचे, लेकिन अगर हांगकांग के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर 105 अंकों की तेजी है। जापान के बाजार भी करीब 250 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, और चीन के बाजार भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी मिले जुले क्यूज हैं। एक्सजेक्स निफ्टी से जो इंडिकेशन मिल रहा है वो कमजोरी का है, और 60 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त एक्सजेक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अन्य ग्लोबल संकेतों के बारे में बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा डाउ जोन्स में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। करीब 200 अंकों की गिरावट थी डाउ जोन्स में, और काफी सारी वजह थी जिसके चलते हम ये दबाव देख रहे थे कल भी अमेरिकी बाजारों में। पहले तो वहां पर डिज्नी के जो कमजोर नतीजे आए हैं और जो अपडेट आया है आगे के लिए, उसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट जारी है। और कल भी डिज्नी का स्टॉक 8% टूटा। इसके अलावा रीजनल बैंकों को भी जो लेकर दिक्कतें हैं वो बनी हुई हैं। पैकवेस्ट ने अपने डिपॉजिट के आंकड़े कल घोषित किए पिछले हफ्ते के, जिसमें कि 9.5% की गिरावट दर्ज हुई। तो रीजनल बैंकों को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है, और इसी के चलते हमने देखा कि पैकवेस्ट का शेयर कल 22% टूटा। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े आए कल। हमने देखा कि अप्रैल पीपीआई के आंकड़े आए, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े थे ये, जिसमें कि 0.2% की बढ़त देखने को मिली। अनुमान से कम बढ़त यहां पर देखी गई है। और वहीं दूसरी तरफ जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए, 22,000 की बढ़त हुई, 2.64 लाख का ये आंकड़ा आया है। और 30 अक्टूबर 2021 से अगर बात करें तो जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े हैं वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लेबर मार्केट जो है वहां पर इजी एक नरमी देखने को मिल रही है। और फेड का जो असर है लगातार वो भी हम देख रहे हैं। कल महंगाई के भी आंकड़े आए, ट्रेंड अगर ओवरऑल देखें तो गिरावट का ही है। पीपीआई के आंकड़े भी ऐसे ही कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर नरमी देखने को मिली। और जॉबलेस क्लेम के आंकड़े में बढ़त ये इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि फेड के फैसलों का असर अब धीरे धीरे बाजार पर दिख रहा है। और ये जो कुछ आंकड़ा है उसका असर हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखा, जिसको कि हम आगे आपको बताएंगे। वहीं यूरोप बाजार में भी कमजोरी के साथ ही कारोबार रहा, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालें तो कल जो महंगाई के आंकड़े और जिस तरह से जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, उससे बॉन्ड मार्केट में हमने देखा कि हल्की नरमी आई। 3.42% से घटकर 3.37% के आंकड़े कल देखने को मिले। डॉलर में मजबूती लौटी, और उसके चलते हमने देखा कि सोने में नरमी थी, और 2020 के आसपास सोना कारोबार कर रहा था। वही ओवरऑल अब डिमांड को लेकर कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से जॉबलेस डेटा आए और डेट सीलिंग के भी कहीं ना कहीं खबरें अब ओवरहैंग का काम कर रही हैं बाजार पर, उससे हमने देखा कि कल कच्चे तेल में 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के बात करें तो नतीजे मिले जुले ही हैं, ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आया है। और फेड के जो फैसले हैं उसका असर हम धीरे धीरे बाजार पर देख रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि 2% टारगेट अभी भी काफी दूर है, और जब तक वो हासिल नहीं हो जाता ब्याज दरों में कटौती का दौर जारी रह सकता है। उस पर आगे डेटा ड्रिवन रहेंगे कि किस तरह के फैसले वहां पर देखने को मिल सकते हैं। और अब नजर रहेगी 1 जून को होने वाले जो डेट सीलिंग इनका खत्म हो रहा है, उसको लेकर किस तरह के फैसले आते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो कुल मिला के बात करें तो ग्लोबल क्यूज मिले जुले ही हैं। भारतीय बाजारों के लिए ऐसे कुछ बहुत बड़े दिक्कत वाले क्यूज निकल कर नहीं आ रहे हैं। कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिली। अब देखना होगा भारतीय बाजारों में आज क्या करें। लेकिन एक बार एफआईआईस और डीआईएस के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं, और वो भी फेवरेबल ही है। कैश मार्केट में अगर देखेंगे तो 830 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है एफआईआईस का, और लगातार यहाँ पर खरीदारी जारी है। अब तक करीब 19,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर एफआईआईस कर चुके हैं कैश मार्केट में। डीआईएस ने कैश मार्केट में 200 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में 600
670 करोड़ के यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा, और इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का आंकड़ा है करीब 41,012 करोड़ का। तो ये हैं कुछ आंकड़े। ये 11 मई के आंकड़े हैं, इस पर आप ध्यान रखिए। 11 मई के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, और बिकवाली लगातार खरीदारी यहाँ पर एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में देखने को मिल रही है। तो चलिए, यहाँ से भी सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। अब इनको देखते हुए भारतीय बाजारों में क्या करें, ये भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि कल का सेशन तो हमने देखा कि हल्की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली है। अब आज क्या करें ये समझ लेते हैं, और केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार पर अपनी रणनीति शेयर करने के लिए। हेमंत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़े रेंज बाउंड है, बहुत ही जबरदस्त रनअप हो चुका है, रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा स्टैग्नेशन आ चुका है। विक्स जो 12 के नीचे थी 13 के ऊपर आ गई है, और एक्चुअली ये जो पूरा मूव है बैंक निफ्टी ने लीड किया है। अगर आप देखेंगे तो 7 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी भी रुका हुआ है, थम सा गया है। इतना रनअप है, मेरे हिसाब से टाइम बिंग इंडेक्स को इग्नोर करके स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। शॉर्ट की बहुत सलाह नहीं, क्योंकि ये जो तेजी है उसमें कंसोलिडेशन है, रिवर्सल के अभी तक कुछ साइन देखने को मिली नहीं है। बिल्कुल। तो ये है राय बाजार पर। हिमन, इसके अलावा अगर मार्केट तो रेंज बाउंड है, लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखनी हो तो वो क्या करें उसमें? आई थिंक एक स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं, और पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। आई थिंक काफी पॉजिटिव स्टॉक सेटअप है, असेंडिंग ट्रायंगल में से ब्रेकआउट दे रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर बाई मोड में है, हायर टॉप हायर बॉटम बना के चल रहा है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो मतलब पॉजिटिव सेटअप। पोजिशनल ट्रेड रहेगा, 410 के आसपास की एंट्री, 398 का स्टॉप लॉस और 434 का टारगेट अंबुजा। और दूसरा स्टॉक है इप्का। एक कॉन्टा बाई कॉल रहेगा, बहुत ही जोर से गिरावट हुई है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, साइडवेज मूवमेंट है, एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है डेली चार्ट पे, और यहाँ पे एक छोटे से रिवर्सल के चांसेस हैं। इप्का 700 के आसपास की एंट्री, 688 का स्टॉप लॉस, 724 का टारगेट रहेगा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, क्रॉसओवर बाय आ चुके हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चार्ट में, रिकवरी ऑन द कार्ड्स। ठीक है। तो इप्का लैब में रिकवरी आगे और भी जारी रह सकती है। 724 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ नजर रखिए, और अंबुजा सीमेंट में भी 434 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 398 का। ऑलराइट हेमंत, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो रेंज बाउंड रहेगा आगे भी बाजार, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप रणनीति अपना के चलिए, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। कल के भी सेशन में हमने देखा था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खबरों और नतीजों के दम पर एक्शन बरकरार था। चलिए, अब आज भी समझ लेते हैं कि आज कौन कौन से नतीजे फोकस में रहेंगे, और खबरों वाले शेयर्स भी देख लेते हैं एक बार। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिजल्ट से शुरुआत कर लिए। कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम रिजल्ट आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है निफ्टी की अर्निंग्स में देखेंगे फोकस। आयशर मोटर्स की नंबर्स ले, सीक्वेंशियली जो है नंबर स्ट्रांग आए हैं। रेवेन्यू और पैट जो है अनुमान से बेटर आया है, और अगर मार्जिन्स और एबिडा की बात करें तो वो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। एनआई जो है 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ा है, और देखा जाए तो आपके जो एसेट क्वालिटी है, जीएनपीए और एनएनपीए रेशियोज जो होते हैं सीक्वेंशियली वो भी घटे हैं। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। दीपक नाइट्राइट के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं ओवरऑल, हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी सी मार जरूर पड़ी है। सीमेंट्स इंडिया के Q2 नंबर्स में स्ट्रेंथ देखने मिला है, और कमेंट्री भी जो है मैनेजमेंट की अच्छी आई है, स्पेशली जो रेलवे सेगमेंट की ऑर्डर हो रही है उसको लेके, तो इसको भी जरूर फोकस में रखिएगा। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के आंकड़े भी जो सीक्वेंशियली अच्छे देखने मिले हैं और अनुमान से बेहतर आए हैं। बीएससी जो है लार्जली देख सकते हैं डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 12 रुपए का, लेकिन जो रेवेन्यू और पैट है यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली। और हाल ही में जो है सारे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में एक रैली भी आई थी। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, जहाँ पे रेवेन्यू 7% बढ़ा है सीक्वेंशियली। जेंसा टेक के बारे में बात करें तो एक और आईटी कंपनी है जहाँ पे नंबर्स जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर देखने को मिले हैं। रेलिगर एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 47% का ग्रोथ आया है, और वन ऑफ्स हुए ज़रूर है, लेकिन कंपनी जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में आई है।
और MSCI की स्मॉल कैप की जो ग्लोबल इंडेसेस है उसमें भी शामिल होने वाली है, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने ट्रिगर में रखिएगा। केयर रेटिंग्स के नंबर लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और पैट में लगभग 13% का गिरावट आया है। और इसके अलावा PDS भी फोकस में रहेगा, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कह सकते देखने मिला है। हालांकि थोड़ी सी पैट में जो है गिरावट आई है 11% लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये सारे आपके जो थे अर्निंग स्पेसिफिक थे एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने मिल रही है, पर जनरली जो ओवरऑल जो इस बार मिले जुले नतीजे ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो नतीजे मिले जुले हैं और हमने देखा कि कल बाजार बंद होने के बाद मिड कैप से वायदा बाजार से काफ़ी सारे नतीजे आए हैं, तो उसका जो रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर नतीजे कमज़ोर साइड पर ही आज देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट की IT जो है उसके में लगभग 5.5 गुना डिमांड हुई है उनके यूनिट्स को लेके। और याद रखिएगा टाटा मोटर्स और टाटा DVR आपके रडार में आज होने चाहिए। क्योंकि बोर्ड जो है कंसिडर करने वाली है पहली डिविडेंड पिछले 6 से 7 साल में, तो ये बड़ा आंकड़ा है, तो इसके कारण एक कैचअप देखने मिल सकता है टाटा मोटर्स के DVR को। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट देखने मिल सकता है। कल जो है मार्केट आज के बाद एशियन पेंट्स का कॉन कॉल हुआ था, जहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बात जो है मैनेजमेंट ने कही है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि नियर टर्म आउटलुक रॉ मटेरियल का अभी भी स्टेबल है और जो मार्जिन गाइडेंस है वो 18 से लेकर 20% तक अनचेंज रहेगा, लेकिन ये प्राइस हाइक्स ले सकते हैं मार्केट कंडीशंस को डिपेंड करते हुए। और अभी जो है डबल डिजिट ग्रोथ का ही एक्सपेक्टेशंस है फर्स्ट क्वार्टर FY24 के लिए। सीमेंट्स इंडिया ने जो है बोर्ड ने रीअपॉइंट कर दिया सुनील माथुर को MD CEO अगले 5 साल के लिए। एक्साइड की भी कमेंट्री आई है जहां पे वो प्राइस हाइक्स ले सकते हैं आगे जाते हुए, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस में बढ़ोतरी देखने मिली है। 400 से 500 करोड़ रेवेन्यू का अनुमान है उनका मॉड्यूल्स और पैक बिजनेस से, जो FY25 तक आएगा। और अभी तक ऑलरेडी लियोन प्रोजेक्ट जो होता है लिथियम आयन बैटरी का, वहाँ पे ऑलमोस्ट 700 करोड़ प्लस का आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हुई है। और एक्सपोर्ट और रिप्लेसमेंट मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री आई है कि ये पिकअप करने वाला है। सेरा सैनिटरी वेयर के भी कमेंट्री में बात करें तो इंडस्ट्री पे ओवरऑल कह रहे हैं कि अभी ओवर सप्लाई का बड़ा सिचुएशन आ रहा है और उसके कारण जो है एक्सपोर्ट्स में जो है गिरावट आई है, लेकिन ओवरऑल डिमांड देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है। और प्लांट्स जो कैपेसिटी में है 100% से ज़्यादा के कैपेसिटी में प्लांट्स काम कर रहे हैं। NBCC को 250 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट अवार्ड आया है उड़ीसा में, और अगर अप्रैल के महीने की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 1200 करोड़ का टोटल ऑर्डर्स मिला है। सोम डिस्ट्रीज का राइट्स इश्यू जो है बंद हो गया है, ओवरऑल सब्सक्राइब हो गया है, 1.34 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखने मिली है। और आखिर में अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, आपके अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि अभी इनकी बातचीत चल रही है कि लगभग 2 से लेकर $2.5 बिलियन तक की स्टेक सेल हो सकती है इन 3 कंपनियों में। बोर्ड मीटिंग कल है और आज जो है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ सकता है, तो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को जरूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो खबरों वाले शेयर्स में मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी सारी निकल कर आई हैं और उसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज खबरों के चलते। रिपोर्ट्स की वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एशियन पेंट्स के साथ। हम देख रहे हैं कि उनके नतीजों के बाद 2 ब्रोकरेज नोट्स आए हैं। JP मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की राय ज़रूर है और मैक्वारी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय ज़रूर है, मगर दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि मार्जिन लेड Q4 अर्निंग्स बीट देखने मिला है। डिमांड नैरेटिव जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है और इनफैक्ट कॉम्पिटिशन हालांकि ये स्पेस में बढ़ सकती है और इनफैक्ट कंपनी टारगेट कर रही है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकती है Q1 में। इसके अलावा अगर हम देखें JCPL भी हमारे रेडार पर है। JP मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है, इन्होंने अपना टारगेट प्राइस हाइक कर दिया है, 1075 कर दिया है। और CLSA की तरफ से हालांकि अंडर परफॉर्म की राय आ रही है, मगर इन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस 960 से बढ़ाकर 1000 प्रति शेयर का कर दिया है। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट अब प्ले आउट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स जो कंपनी ने लिए थे वो FY23 में ज़रूर प्ले आउट हुए हैं, मगर आगे चलते FY24 के लिए जो आउटलुक है वो आगे और सुधर रहा है। इसके अलावा सीमेंस हमारे रेडार पर है। मैक्वारी का मानना है कि काफ़ी मजबूत पाइपलाइन, मजबूत बैकलॉग और मार्जिन इंप्रूवमेंट के चलते अर्निंग्स में अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है और ओवरऑल उनकी तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार
रही है। उन्होंने इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस 3,690 से बढ़ाकर 4,100 कर दिया है। ओएनजीसी भी फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि 2 नए डिस्कवरीज हुए हैं और यहाँ पर थोड़े मैच्योर ब्लॉक्स मुंबई ऑफशोर में हैं, यहाँ पर ये डिस्कवरीज हुए हैं और उनके मुताबिक कोई भी न्यू डिस्कवरीज और गैस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के चलते वॉल्यूम कैगर सपोर्ट हो सकता है अगले 3 साल में। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 218 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे ऑटो और सीमेंट पैक पर। CLSA की तरफ से नोट आ रही है और उनका कहना है कि रूरल इनकम में अपटिक अब विजिबल नजर आ रही है। रियल एग्रीकल्चरल GVA ग्रोथ और नॉर्मल मॉनसून डिमांड को सपोर्ट कर सकता है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर का लो कोरिलेशन है मॉनसून के साथ और ट्रैक्टर वॉल्यूम्स का भी लो कोरिलेशन है मॉनसून के साथ। तो ओवरऑल वो लार्ज कैप प्रेफर करते हैं ऑटो और सीमेंट सेक्टर में। M&M एंड अल्ट्राटेक सीमेंट उनके टॉप पिक्स हैं। ओके, थैंक यू कामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, वहाँ पर क्या करना चाहिए। आज ये बताने के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। कल सोने चांदी में हमने देखा हल्की नरमी आई है, वहाँ पर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं US की तरफ से, अभी किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, आगे आपको चाल कैसी लग रही है बुलियन में? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने थोड़ा सा गिरावट गोल्ड सिल्वर में देखी, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला क्योंकि हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो $2020 के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है और $24 के नीचे सिल्वर आ गई है। तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए सडन राइज का मार्केट रहेगा। गोल्ड में करीबन 61,000 के आसपास बिकवाली करें, 61,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 60,500 60,400 तक देखने को मिल सकता है। वहीं सिल्वर में करीबन 74,500 में बिकवाली करें, 75,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 73,500 73,000 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा एक डाउन ट्रेंड में गोल्ड सिल्वर में देखा जा सकता है। ओके, तो गोल्ड सिल्वर में डाउन ट्रेंड आज भी जारी रहेगा। इसके अलावा कच्चे तेल में आपका क्या व्यू बन रहा है अनुज? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कल 2% की तेजी ब्रेंट में देखी गई, यहाँ पर भी क्या करेक्शन और ज्यादा देख रहे हैं आप? देखिए, ओवरसोल्ड जोन में आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट देखा जा सकता है, एक बाउंस बैक क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। क्रूड में करीबन 5,800 के आसपास खरीदारी करें, 5,680 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 6,000 तक देखने को मिल सकता है। और अगर 6,000 के आसपास के लेवल जाते हैं तो वहाँ पर अगेन बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये रेंज बाउंड रहेगा, बट अगर डिप मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। ओके, तो कोई डिप मिली तो खरीदारी का ट्रेड बनाइए। कंडीशनल कॉल है 5,800 के आसपास खरीदारी करिए क्रूड में, टारगेट 6,000 का, स्टॉप लॉस 5,680 का, बट ध्यान रखिए कंडीशनल कॉल है, आपको थोड़ी डिप में यहाँ पर और खरीदारी करनी है। बेस मेटल्स में अनुज आप कहाँ मौके देख रहे हैं? बेस मेटल में देखें तो कॉपर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, ये भी ओवरसोल्ड जोन में आया है टेक्निकल चार्ट में और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, 725 के अराउंड खरीदारी करें, 719 का स्टॉप लॉस लगाएं, 735 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉपर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति यूज करिए। 2% नीचे था कल और अभी भी आप 735 के लेवल्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 725 के आसपास खरीदारी करिए कॉपर में। अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए आज कमोडिटी मार्केट के लिए। एक और ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ कॉल्स जो हमें मिल रही है उसमें पहला है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें वोल्टास में वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 830 के आसपास 830 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, स्टॉप लॉस होगा 800 का। और दूसरा कॉल है ACC पर 1830 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर नजर रख सकते हैं, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1770 का। और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं वहां पर UPL में बिकवाली की राय ये दे रहे हैं, 690 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट है 655 का। और GSFC में भी खरीदारी करने की राय 187 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 171 का GSFC में। कल यहाँ पर अच्छी तेजी भी थी, आज भी आप तेजी के लिए यहाँ पर नजर रख सकते हैं। और सीमेंट स्टॉक में भी जानकारों का रुझान नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आप नजर रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।